नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक कुमार पाठक सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। तो मैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ और इस स्पेशलिटी में फॉर पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ। तो आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी इस फील्ड में? 13 ईयर्स। जैसे हम देखते हैं कि आजकल काफी सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि ईएनटी है क्या। सबको ये पता है कि ईएनटी अलग अलग तरीके से, कि कान का अलग, कान की अलग बीमारियां होती हैं, नाक की अलग बीमारियां होती है, गले की अलग बीमारियां होती है। तो ईएनटी जो वर्ड है या ईएनटी जो कैटेगरी है वो क्या है? तो नाक कान गला, तो ये इसको बोलते हैं ईएनटी। तो ये जो हमारा चेहरा है, हम बोलते हैं चेहरे के अंदर में जो हमारी जिस चेहरे की हड्डियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं लोमेटिक बोन्स। इनमें एयर स्पेसेस होती हैं। तो अब इसी चेहरे के अंदर में तीन मेन इंद्रियां हैं, हमारी तीन मेन सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे हम हमारी आंखें हैं वो देखने के लिए हैं, कान जो है वो सुनने के लिए है, नाक सूंघने के लिए, और जीभ जो है वो बोलने के मतलब स्वाद के लिए है। ठीक है। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, और स्किन जो है वो टच के लिए, है ना। इसमें से तीन ये ईएनटी में आते हैं, नाक कान गले में आते हैं। पर ये जो नाक कान गला जो है ये टिपिकली कैविटीज के, नाक जो है वो कैविटी है, नेजल कैविटी है। मतलब क्या कि बोन्स के बीच में खाली स्पेस है, मतलब ठीक है। सेम जो कान है वो भी कैविटी की तरह है। इसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, तीन इसके हिस्से होते हैं। और गला जो है वो ट्यूब्स है ना। खाने की नली है, सांस की नली, बाकी मसल्स है गले के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे आजकल के टाइम पे काफी सारी बीमारियां हो गई, ऐसी नाक की भी काफी सारी बीमारियां हैं, है ना। जैसे पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे उन्हें अक्सर नाक से खून आता था। तो वो क्या है, मतलब वो, जैसे लोगों का कहना था उस टाइम पे कि लोगों को ऐसा लगता था ये लू की वजह से आता है या गर्म हवा की वजह से आता है। तो ये रियलिटी थी या मिथ था, या तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? तो एक बहुत कॉमन कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, यानी मतलब नाक से खून का आना। अब बच्चों में क्यों आता है? तो बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि वो नाक खुजाते रहते हैं। तो नाक का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया, जहाँ पे बहुत पतली पतली आर्टरी अनास्टोमोस करती हैं, जुड़ती हैं मतलब। तो इस एरिया को वो ट्रॉमेटाइज कर लेते हैं, पहली बात। सेकंड क्या होता है कि बच्चों में एडिनॉइड्स होते हैं, एक तरह के टॉन्सिल होते हैं जो कि नाक के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। ये प्राय 8 साल तक बढ़ते हैं साइज में, जो लेकिन ये बार बार नाक में इन्फेक्शन करते रहते हैं, कान में और चेस्ट में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भी कभी कभी जुकाम की वजह से बच्चों में एपिस्टैक्सिस या नाक की से खून आने की समस्या रहती है, जो कि बहुत बहुत कॉमन है। बट एज के साथ में नॉर्मली हमने देखा है कि वो इम्प्रूव हो जाती है। इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि आपको जानना कि इसमें हमको पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आगे झुक के इसको पिच करना होता है और मुँह से सांस लेनी होती है। ज़्यादातर लोग करते क्या है, वो पिच की तरफ चले जाते हैं इस तरफ से। ऐसे नहीं करना होता। ऐसे करने से क्या होता है कि सांस मेरी आगे आती है। तो आगे पीछे नहीं होना है, आपको आगे झुकना है और नाक को पिंच करना है। या बच्चे का अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ऐसे झुका के पिंच करना है, मुँह से सांस लेगी आप। जैसे काफी सारी और भी एलर्जीज हैं जो नाक से जुड़ी, जैसे बार बार किसी को स्नीज होना, खांसी, जैसे एक तो होता है खांसी जुकाम होना जो सीजनल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोगों को वो परमानेंट होता है, कि नाक से उनसे सांस नहीं ली जाती है, नाक में उन्हें एलर्जी सी फील होती है। तो वो किस रीजन से होती है? एक तो है एलर्जिक राइनाइटिस, हम्म, क्योंकि जो वातावरण है, जो एयर पोल्यूशन की वजह से खासकर होता है। मतलब कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट माइट होती है, एनिमल जेंडर, ये कॉमन एलर्जन है मतलब, ठीक है। जो कि अब नाक का काम क्या है कि नाक फिल्टर करती है एयर को। लगातार ये एलर्जन जो है नाक के अंदर जाते रहते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस करते रहते हैं। इसकी वजह से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कैसा है, लगातार छींका आना। देखा होगा आपने कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको लगातार छींका आती है, सुबह उठते छींका आने चल जाती है लगातार। नाक में इचिंग होना, आंखों में इचिंग होना, आंखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना, या नाक से स्राव होना, डिस्चार्ज आना, मतलब है ना। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है। अब ये भी दो तरह की होती है, एक होती है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस और एक होती है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सीजनल मीन्स कि ये पर्टिकुलर एक सीजन में होगी। जैसे मोस्ट कॉमनली स्प्रिंग सीजन में होती है, मतलब कि फरवरी मार्च के महीने में होती है, क्योंकि उस समय पोलन ग्रेन शेड होते हैं, पतझड़ का मौसम होता है उस टाइम पे, है ना। और पेरिनियल क्या है कि वो लगातार पूरे वर्ष भर रहती है, मतलब। और उसमें क्या होता है कि एलर्जन घर के अंदर ही होता है। जैसे डस्ट माइट हो गई, धूल मिट्टी हुई घर के अंदर में, या घर में आपके पालतू जानवर है जिसके बाल जो है ना वो छेड़ होते रहते हैं, वो भी कॉमन एलर्जन है। जैसे एक होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को खराटे लेने की बहुत आदत है, वो तो इसमें ही एड ऑन है या इसके अलग है? तो खराटे की समस्या इस
के साथ में है, इसको हम बोलेंगे एक स्टेप आगे है मतलब इसमें, है ना। तो नाक में अगर पॉलिप होंगे या नाक में कुछ क्रोनिक साइनोसाइटिस है, साथ में जो पैलेट है हमारा, पैलेट जो होता है वो पार्टीशन होता है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच का। ये भी दो हिस्से का बना होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट मतलब बोन का है और सॉफ्ट पैलेट मसल्स का बना होता है। जब हम सोते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट पैलेट की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, तब स्नोरिंग चालू होती है। इसको हम बोलते हैं फ्लैटिंग की समस्या। लंबे टाइम तक रहे तो ये स्लीप एपनिया में डेवलप हो जाती है। स्लीप एपनिया का मतलब क्या हुआ कि रात के टाइम आपकी सांस कुछ देर के लिए रुक गई, फिर पेशेंट छटपटा के उठता है, सांस लेने की कोशिश करता है वो, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ पैरामीटर इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे SpO2 कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेट रेट बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम कानों की बात करें तो कानों का भी आजकल बहुत बड़ा कहीं ना कहीं है। जैसे पहले के ऐसा होता था कि पहले के टाइम पे ऐसी कोई बीमारियां होती नहीं थी, बट आजकल का जो बहुत कॉमन है कि आजकल के जो यूथ है, ये ईयरबड्स हो गए, ये लीड हो गई या हेडफोन्स हो गया, इनका टाइम आ गया है, तो इनका कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे ईयर्स पर? बहुत पड़ रहा है आजकल। हमने देखा है कि जब से हमने हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करना चालू करे हैं पोस्ट कोविड, वो चाहे मीटिंग्स की वजह से हो या कुछ लगातार वैसे ही पेशेंट ज़्यादातर देखा है वो लीड लगा के रखते हैं कान के अंदर में और लगातार नॉइस कान को देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनएविटेबली हमको पता भी नहीं चलता हियरिंग लॉस डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिबल हियरिंग लॉस, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, जो कि तरह से परमानेंट टाइप का होता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की जागरूकता रहे, अवेयरनेस रहे कि अगर हेडफोन या ईयरफोन आपको इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ऑक्यूपेशन की वजह से, व्यवसाय की वजह से, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम कर लीजिए और लगातार यूज मत कीजिए, थोड़ा टाइम पे उसको ला के रख दीजिए। जैसे कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारी नॉर्मल इंडियन फैमिलीज है, वो कितनी बार ऐसा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गर्म तेल करके डाल दिया, ऐसा भी होता है। कितनी बार ईयरबड्स जो होते हैं उससे कानों को साफ कर लिया। ये कितनी बार ऐसा होता है कि नॉर्मली जो हमारी मॉम्स वगैरह हैं वो कुछ भी डाल लेती है कान में, जैसे कोई पिन डाल ली या कुछ भी, तो इनका भी इन्फेक्शन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाहर से कुछ भी चीज़ डालें कान के अंदर में तो एक तो आप देख नहीं रहे क्योंकि कैविटी है ये ना, और ईयर जो बाहर का जो कान है वो एस शेप में होता है, इनर लगा वो जो है ना ज़्यादातर ट्रॉमा कर देता है कान के अंदर में, या अगर वैक्स होगा भी तो उसको पीछे की तरफ धकेल देता है वो, है ना। तो पहली बात तो बाहर से कोई भी चीज़ आपको कान के अंदर नहीं डालनी है। अब बात आते हैं ऑयल के ऊपर, तेल के ऊपर। तो कान में ऑयल डालना बहुत ही एक गलत पद्धति है, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो होता है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ा देता है। अगर आप देखो घर में अगर आप ऑयल को छोड़ दो मतलब ओवरनाइट तो उसमें फंगस हो जाती है। सेम बात कान के अंदर है, क्योंकि कैविटी है, अंदर आप तेल डालोगे फंगस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। काफी बार ऐसे देखा जाता है कि ईयर से डिस्चार्ज आते हैं विदाउट एनी रीजन, तो वो किस रीजन से आता है, मतलब किस कोई? देखिए डिस्चार्ज आने के कारण बहुत सारे हैं, ये वैक्स भी हो सकता है ना, और ये पस भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन होना और प्रॉपर उसका डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। कारण बहुत सारे हैं, इसको हम बोलते हैं ये वैक्स भी हो सकता है, ये पस भी हो सकता है, मवाद हो सकती है कान से, या कभी कभी वेन का पानी भी कान के अंदर आ सकता है, उसको हम बोलते हैं CSF ऑटोरिया। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर जांच होनी बहुत जरूरी है। जैसे ऐसा भी देखा जाता है ना कि काफी सारे लोग हैं जो घर पे ही रह के होम रेमेडीज करते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप्स डाल दी, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की डाली, काफी सारी ऐसी होती है कि अभी प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, अभी कोई और, कल कुछ और होगी तो कल कुछ और, तो इसका भी इन्फेक्शन रहता है। देखिए एक डिक्टम है, कान को सूखा रखना है, कान में कुछ नहीं डालना है until इंडिकेशन हो। अब ड्रॉप के इंडिकेशन क्या होते हैं, तो अगर वैक्स है कान के अंदर में तो वैक्स सॉल्वेंट ड्रॉप दी जाती है, पस आ रहा है तो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप दी जाती है, फंगस है तो एंटी फंगल ईयर ड्रॉप दी जाती है। ठीक है, अब अगर सपोज कान के अंदर में वैक्स है और आपने एंटी फंगल ईयर ड्रॉप डाली है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, कान में वैक्स है, आपने एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डाली है तो फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ाने का उल्टा। तो अगर कान में वैक्स है और आप एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डाल रहे हो, ओवर द टाइम इट कैन गिव राइज टू फंगल इन्फेक्शंस आल्सो। अगर हम थ्रोट की बात करें, यानी कि गले की बात करें, तो जैसे काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, जो कितनी बार ऐसा होता है कि महीने में 1-2 बार हो ही जाता है, तो वो किस रीजन से होता है? देखिए टॉन्सिल बेसिकली होता क्या है कि वो ओरोफैरिंक्स का ऐसा होता है, मतलब क्या है कि ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं ओरोफैरिंक्स। तो ये लगातार एक्सपोज होते रहते हैं, 2 साल तक तो बॉडी में इनका कुछ फंक्शन रहता है, उसके बाद ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह हो जाते हैं और एक रिजर्वर की तरह, इन्फेक्शन का रिजर्वर की तरह काम करते हैं। क्योंकि ये लगातार एक्सपोज होते रहते हैं तो इनमें इन्फेक्शन होना की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो किसी किसी पेशेंट में ये ऐसा होता है कि टॉन्सिलाइटिस के एपिसोड 7 से ज़्यादा एपिसोड हो गए 1 साल के अंदर में, या 5 से ज़्यादा एपिसोड हो गए लगातार 2 साल में, या 3 से ज़्यादा एपिसोड हो गए 3 साल में।
ये इंडिकेशन है कि इनको हमको निकालना या टॉन्सिलोटोमी सर्जरी कर देनी चाहिए इस केस में। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ गले से जुड़ी जो एलर्जीज़ वगैरह हैं या कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो गले के अंदर होती हैं, जो हमें फ़ील होती है बट दिखाई नहीं देती। तो उनका क्या रीज़न है? वो किस रीज़न से होती है? देखिए गला जो है ट्यूब है, हुँ, नाक के पीछे वाले हिस्से को हम बोलते हैं नेसोफैरिंक्स, तो मेडिकल टर्म में गले को हम बोलते हैं फेरिंक्स। हुँ, तो गला से यहाँ ऊपर ये सांस लेने वाला हिस्सा नहीं है, हुँ, नाक के पीछे वाला हिस्सा भी गले में आता है, ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा भी गले में आता है। इसको बोलते हैं नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। ये फनल शेप में होता है, ऊपर वाइड होता है, नीचे नैरो होता चला जाता है। हुँ, अब गले में 2 मेन ट्यूब है, सांस की नली है, खाने की नली है। ठीक है? तो सांस की ट्यूब को हम बोलते हैं लैरिंक्स और खाने की को बोलते हैं फेरिंक्स। हुँ। लगातार ये आपकी सांस हम लगातार ले रहे होते हैं तो ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है। डस्ट पार्टिकल वगैरह, वायरसेस वगैरह ये इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना आगे किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।